प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीमाकारी कारकों की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरणीय कारक यानी पर्यावरणीय जैविक तथा अजैविक कारक जीवों की वृद्धि, वितरण, व्यवहार, पोषण चक्र सहित अनेक समस्त जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। यानी जो पर्यावरणीय कारक हैं वो जीवों की समस्त क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और सजीव में उत्तरजीविता बनाए रखते हैं, सजीवों में सर्वाइवलिस्ट बनाए रखते हैं। पर्यावरणीय कारकों में परिवर्तन होता रहता है, चेंज होता रहता है, चाहे टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो या अन्य कोई कारक हो, उनमें कम ज्यादा परिवर्तन जो है होता रहता है, जिससे जीवों में कई कारकीय प्रभाव देखने को मिलते हैं। उनमें तो फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो देखने को मिलते हैं, जैसे घातक प्रभाव। यानी ये जो फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट जीवों में देखने को मिलते हैं वो किस रूप में देखने को मिलते हैं? घातक के रूप में। यानी कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो वो उस जीव के लिए घातक होता है। यानी अत्यधिक गर्मी और सर्दी से जो है जीव पर घातक प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह से आवरण, मास्कन, इससे अन्य कारकों का प्रभाव चेंज हो जाता है। वातावरण में नमी कम होने पर जो गर्म रुधिर वाले जो प्राणी हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में वाष्पीकरण की रेट बढ़ जाती है। अगर जो वातावरण है उसमें अगर नमी कम हो जाएगी तो वाष्पीकरण की जो रेट है वो बढ़ जाती है एनिमल्स में। इसी तरह से कंट्रोल के रूप में विभिन्न वातावरणीय कारक जैसे तापमान, दाब, शांता आदि के प्रभाव से उपापचय, स्राव और मूवमेंट से संबंधित जो क्रियाएं वो प्रभावित होती हैं। इसी तरह से न्यूनता, किसी भी पर्यावरणीय कारक की जो है कमी हो जाती है तो वो भी जीवों की कार्यकी पर फिजियोलॉजी पर इफेक्ट डालता है। वो कैसे डालता है? जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक तत्वों की मात्रा में कमी आने पर वृद्धि रुक जाती है। यानी जो प्राकृतिक जो तत्व हैं जो जीवों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, जिसे एसेंशियल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ये रसायन के रूप में पाए जाते हैं और इन तत्वों की जो मात्रा है अगर कम हो जाए तो जीवों की वृद्धि रुक जाती है। तो ये जो आवश्यक प्राकृतिक तत्व हैं जो जीवों की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये कौन कौन से हैं? मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स। यानी इन पोषक तत्वों को या रासायनिक तत्वों को अपन जो है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स यानी ये बहुत ज्यादा मात्रा में पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये जो तत्व हैं ये जीवों को इनकी अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वृद्धि और विकास के लिए। इसी तरह से दूसरे कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट्स, यानी सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। ये तत्व वो होते हैं जिनकी मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती लेकिन आवश्यकता होती है, जैसे फेरस है, मैग्नीज है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, जिंक है, क्लोराइड है, ये जो तत्व है ये माइक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह से कुछ तत्व है अत्यल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं जीवों की वृद्धि और विकास के लिए। तो जो जीवों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक तत्व होते हैं उनको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। और ये तत्व हैं सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट, आयोडीन, सेलेनियम, सिलिकॉन, गैस और बेरियम। तो ये जो तत्व हैं चाहे माइक्रो हो, मैक्रो हो या ट्रेस एलिमेंट्स हैं, इनकी भी अगर कमी आ जाती है, न्यूनता आ जाती है तो जीवों की वृद्धि और विकास रुक जाती है। विशेष तौर से जो माइक्रो ट्रेस एलिमेंट्स हैं इनका बहुत ज्यादा महत्व है और इनका महत्व है निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत कम मात्रा में तत्व है जीवों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। अगर इन तत्वों की मात्रा और भी कम हो जाएगी, अगर ये नहीं हो तो भी जीवों की वृद्धि विकास होता रहेगा, लेकिन ये सोचना गलत होगा क्योंकि इन तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है। भले ही जो है मैक्रो एलिमेंट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन माइक्रो एलिमेंट्स का होना या ट्रेस एलिमेंट्स का होना अत्यंत आवश्यक है। सभी सजीवों में प्रत्येक पर्यावरणीय कारक के लिए सहनशीलता की एक निश्चित परास पाई जाती है। यानी जितने भी जीव हैं उनके लिए पर्यावरणीय कारकों की सहनशीलता की एक निश्चित परास होती है, एक सीमा होती है, लिमिट होती है। यदि कोई भी अजैविक पर्यावरणीय कारक, एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर अधिकतम सहनशील स्तर से ऊपर तथा न्यूनतम सहनशील स्तर से कम हो तो वह सीमाकारी हो जाता है। तो लिमिटिंग फैक्टर जो है कब हो जाता है कोई फैक्टर? क्योंकि उस पर्यावरणीय कारक की प्रत्येक जीव के लिए सहनशीलता की एक सीमा होती है।
जैसे मान लो टेम्परेचर की अगर बात करें, वो अगर अधिकतम 50 डिग्री तक जीवों के लिए क्या है, सेंसिटिव तक सीमा है, लेकिन वो सेंसिटिव सीमा से ऊपर हो जाता है, और अगर मान लो सेंसिटिव तक न्यूनतम सीमा 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से भी डाउन चला जाता है, यानी 50 डिग्री से ऊपर और 0 डिग्री से अगर नीचे टेम्परेचर हो जाता है तो वो पर्टिकुलर जीव के लिए, उस प्रजाति के लिए घातक प्रभाव दिखाएगा। तो वो फैक्टर जो है सीमाकारी हो जाता है और उस क्षेत्र में जीवों के वितरण को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कोई भी वातावरणीय कारक, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर इकोसिस्टम में विभव वृद्धि को कम करने का प्रयास करता है तो उसे सीमाकारी कारक कहा जाता है। उस क्षेत्र में जो जितने जीव हैं उनकी ग्रोथ को, उनके वितरण को, विकास को अगर अवरुद्ध कर देता है तो वो क्या कहलाता है, सीमाकारी कारक कहलाता है। सदियों में वृद्धि तथा वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित दो नियम जस्टिस लिविंग तथा सेल्फोर्ड ने दिए थे। जस्टिस लिविंग ने 1840 में और सेल्फोर्ड ने 1933 में दो नियमों का प्रतिपादन किया। ये नियम कौन से थे? जीवों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित कौन कौन से कारक हैं जो जीवों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो लिविंग का न्यूनता का नियम, सबसे पहले हम बात करेंगे लिविंग का न्यूनता का नियम। लिविंग जो है, इन्होंने एक किताब लिखी, ये रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने किताब लिखी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन टू एग्रीकल्चर एंड फिजियोलॉजी, यानी कार्बनिक रसायन का कृषि और जीवों की कार्यकी पर प्रभाव या प्लांट की जो फिजियोलॉजी है उस पर प्रभाव। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो केमिकल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व है, रासायनिक तत्व है, उनका कृषि और जो कृषि से जुड़े हुए जो पादप हैं उनकी जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी की जो एक्टिविटीज है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये उसकी फिजियोलॉजी एक्टिविटी को रोक देते हैं या बढ़ा देते हैं, किस तरह से उसमें सहायक होते हैं। तो उस पर वो अध्ययन कर रहे थे और इस पर उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन टू एग्रीकल्चर एंड फिजियोलॉजी। इस पुस्तक में लिविंग ने प्लांट्स के ग्रोथ पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया। इस किताब में क्या किया उन्होंने, प्लांट्स की ग्रोथ पर जो पर्यावरणीय कारक है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उन्होंने वर्णन किया और उन्होंने बताया लिविंग के अनुसार प्लांट्स की ग्रोथ उन कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, प्लांट्स की ग्रोथ उन कारकों द्वारा नियंत्रित होती है जिसका कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ये अवधारणा लिविंग की अवधारणा कही जाती है। तो लिविंग ने क्या कहा, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दोनों की जो ग्रोथ है उसके लिए जो आवश्यक एलिमेंट्स हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, रसायन हैं, इनकी अपने को आवश्यकता होती है। कार्बनिक जो पदार्थ हैं इनकी आवश्यकता होती है वृद्धि और विकास के जीवों के लिए। तो कुछ तत्व जो है अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, कुछ मात्रा में कुछ तत्व कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, और कुछ तत्व बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर लिविंग कह रहे हैं कि जो न्यूनतम मात्रा में, यानी जिसकी कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता है, उन तत्वों की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। अगर वो एलिमेंट्स उस सॉइल में, उस एनवायरनमेंट में अगर नहीं होंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी। तो कहने का मतलब है कि प्लांट्स की ग्रोथ उन कारकों द्वारा नियंत्रित होती है जिसका कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यानी कम मात्रा में प्रयोग किया का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ट्रेस एलिमेंट्स, सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट, आयोडीन, सेलेनियम, ये जो तत्व है ना, यहाँ पर बोरोन भी इसको शामिल कर सकते हैं, ये माइक्रो एलिमेंट्स है। तो ये जो तत्व जिनकी कम मात्रा में प्लांट्स को आवश्यकता होती है अपनी वृद्धि और विकास के लिए, लेकिन ये कम मात्रा भी अगर इनको नहीं मिलेगी तो इनकी वृद्धि और विकास इनका अवरुद्ध हो जाएगा। बाकी भले ही जो मैक्रो एलिमेंट्स पर्याप्त मात्रा में हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मैक्रो एलिमेंट्स जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है वो तत्व है होना आवश्यक है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताया, जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान, ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत कम है ना, पूरे दिन टेम्परेचर नहीं रहता वहां पर और पूरे साल भी नहीं रहता। तो लेकिन तो न्यूनतम तापमान वहां पर होता है। अगर वो तापमान भी अगर नहीं मिलता उन जीवों को तो उनकी वृद्धि और विकास अवरुद्ध हो जाएगी। इसी तरह से अगर डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में पानी जो है वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। डेजर्ट में पानी कम होता है, लेकिन जो कम पानी है वो भी अगर उन जीवों को अगर नहीं मिलेगा
तो उन जीवों के लिए वहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वहाँ से वो पलायन करेंगे या डेड होंगे, जो भी है मृत हो जाएंगे। इस कारण से उनका वितरण भी वहाँ प्रभावित हो सकता है, उनकी जो संख्या कम है वो और भी कम हो जाएगी, है ना। तो वृद्धि और वितरण दोनों प्रभावित होते हैं। जैसे हम बात करें प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बोरोन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बोरोन जो एलिमेंट्स है उसकी आवश्यकता होती है। बोरोन की अनुपस्थिति में प्लांट्स की वृद्धि रुक जाती है। पहले ही अन्य कारक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। तो वातावरण में भले कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में हो, नाइट्रोजन भी पर्याप्त मात्रा में हो और सूर्य का प्रकाश भी प्लांट्स को प्रचुर मात्रा में मिल रहा हो, लेकिन इसके बावजूद अगर सोइल में बोरोन नहीं है, जहाँ प्लांट ग्रो किया गया है वहां अगर बोरोन नहीं है, इसका मतलब उसकी वृद्धि जो है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो अवरुद्ध हो जाएगी, वो रुक जाएगी। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एनिमल्स की ग्रोथ के लिए विटामिन की न्यूनतम मात्रा में आवश्यकता होती है। हम सभी के लिए विटामिन की अत्यल्प मात्रा आवश्यक होती है, लेकिन आवश्यक होती है, ऐसा नहीं कि वो अगर अत्यल्प मात्रा के नहीं मिलेगी हमारे शरीर को, अगर अत्यल्प मात्रा में नहीं मिलेगी तो डिफिशियंसी आ जाएगी और पर्टिकुलर डिफिशियंसी का इफेक्ट जो है एनिमल्स में एक डिजीज के रूप में दिखाई देगा। विटामिन ए, बी, सी, डी ये अत्यल्प मात्रा में जीवों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन ये अगर अत्यल्प मात्रा भी अगर नहीं मिलेगी तो पर्टिकुलर विटामिन अगर नहीं मिलेगी तो उसे संबंधित डिजीज जो है या उसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। तो एनिमल्स की ग्रोथ के लिए विटामिन की न्यूनतम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु ये अत्यल्प मात्रा में भोजन में उपलब्ध नहीं हो तो शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। डीपी का नियम वातावरण में उपलब्ध रासायनिक पदार्थों से संबंधित था, लेकिन बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने इससे प्रेरित होकर इस अवधारणा को विस्तारित किया। यानी डीपी का जो एक्सपेरिमेंट था वो एग्रीकल्चर पर था, एक तरह से प्लांट्स पे था, और प्लांट्स की वृद्धि के लिए जो रसायन है उनका क्या महत्व है उस पर वो प्रयोग कर रहे थे और ये बता रहे थे कि कुछ तत्व की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है, कुछ तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन जो कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन तत्वों को भी उन तत्वों की अपन उपेक्षा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि ये तत्व अगर नहीं है तो प्लांट ग्रो करेगा या वृद्धि करेगा, ऐसा नहीं है। अत्यल्प मात्रा में जिस तत्व की आवश्यकता होती है उसका होना भी आवश्यक है। तो ये लिविंग ने बताया कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बोरोन की मात्रा आवश्यक है, या यूं कह रहे थे कि जो प्राकृतिक तत्व है उनका होना आवश्यक है, लेकिन बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने लिविंग की जो अवधारणा, जो कंसेप्ट है लिविंग सलाह मिनिमम है, उसको विस्तारित रूप दिया और उन्होंने ये बताया कि सिर्फ जो प्राकृतिक तत्व ही नहीं, जो रासायनिक तत्व ही जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होती, इसके अलावा जो अन्य पर्यावरणीय कारक हैं जैसे लाइट है, तापमान है, एयर है, ह्यूमिडिटी है, इतने पर्यावरणीय कारक हैं, ये भी सीमाकारी कारक का कार्य करते हैं। यानी जो रासायनिक तत्व है यही जीवों की वृद्धि और विकास के लिए सीमाकारी कारक का कार्य नहीं करते, बल्कि अन्य जो पर्यावरणीय कारक हैं वो भी सीमाकारी कारक का कार्य करते हैं। तो अन्य वैज्ञानिकों ने भी विस्तारित किया और बताया कि जीवों की अन्य अजैविक कारक जैसे तापमान, गैस, प्रकाश तथा अन्य कारक भी सीमाकारी प्रभाव दर्शाते हैं। इसी क्रम में, यानी ये जो अध्ययन चल रहा था एक के बाद एक, इसी क्रम में F.F. ब्लैकमैन ने 1905 में बताया कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने के लिए विभिन्न कारक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश की तीव्रता, तापमान, हरित द्रव्य आदि सीमाकारी कारक का कार्य करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, तापमान और जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करते हैं, लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करते हैं। डीपी के नियम और विभिन्न तथ्यों के आधार पर दो सहायक नियम बाद में दिए, और एक नियम ये था स्थिर दशा का नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट, यानी साम्य अवस्था बनी रहती है, ये इस तरह से उन्होंने बताया। तो स्थिर दशा के नियम के अनुसार जब ऊर्जा और पदार्थों का इनफ्लो तथा आउटफ्लो की रेट बराबर होती है, यानी स्थिर दशा के नियम अनुसार क्या है, स्थिर दशा का नियम स्थिर अवस्था में लागू होता है, और जब ऊर्जा और पदार्थों का इनफ्लो और आउटफ्लो उसमें सम में इक्विलिब्रियम बना रहता है, जितनी ऊर्जा बाहर जाएगी उतनी ऊर्जा उसमें वापस आएगी वातावरण से, है ना। इसी तरह से जो पदार्थ है वो बाहर जाएंगे अंदर आएंगे, इस तरह से अंदर जाना बाहर जाना, यानी कुल मिला के इक्विलिब्रियम सम में बना रहता है। इसे एग्जाम्पल ये मान लिया कि
एक झील में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य सीमाकारी कारक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान के चलते हैं कि एक जो झील है और उस झील में कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुख्य सीमाकारी कारक है। इसमें उत्पादकता तथा कार्बनिक पदार्थों के 6 से प्राप्त CO2 में साम्य बना हुआ है। तो यहाँ पर साम्य बना हुआ है, किसमें? CO2 लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन प्रोडक्टिविटी यानी वहाँ पर उस झील में जो एल्गी वगैरह है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेती हैं और भोजन बना लेते हैं। और तो कार्बन डाइऑक्साइड बन कहाँ रही है, जो अवशिष्ट पदार्थ झील के अंदर हैं उनके डीके से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे यूज हो रही है, प्रोडक्टिविटी में यूज हो रही है। तो बनना और काम में आना, इस तरह से उनमें क्या हो रहा है, साम्य बना हुआ है। इसी तंत्र में CO2 के अलावा अन्य सभी घटक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। CO2 के अलावा मान लो अन्य जो कार्य की बात करें अपन, लाइट वगैरह जो है, ये जल है, ये सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन सीमाकारी कार्य का कार्य नहीं करते हैं। यदि झील में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो उत्पादक दर भी बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या बताया अभी कि जो CO2 जो है, जो कंज्यूम हो रही है ना, किसके द्वारा, जो वहाँ पर एल्गी वगैरह है उसके द्वारा, और जो प्रोडक्ट बन किससे रही है, कार्बनिक पदार्थों के अक्षय द्वारा। तो अक्षय द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और यूज हो रही है, इस तरह से उनमें साम्य बना हुआ है। अगर मान लो अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा डाल दिए गए झील के अंदर तो वहाँ पर CO2 की मात्रा ज्यादा बनेगी, और ज्यादा बनेगी तो प्रोडक्टिविटी है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस तरह से जो अन्य कारक हैं, दूसरे कारक है जिसके हम बात कर रहे थे, दूसरे कारक पर्याप्त मात्रा है, वो कारक उससे प्रभावित होंगे, और प्रभावित होने से जो अन्य कारक है वो भी लिमिटिंग फैक्टर का कार्य लग सकता है, या कार्य लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है। अब हम बात करें कारकों की अंतःक्रिया का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत ये है कारकों की अंतःक्रिया का सिद्धांत। एक कारक की उस मात्रा अन्य कारक की सीमाकारी प्रभाव को बदल सकती है। यानी कोई भी जो पर्यावरणीय कारक है या कोई तत्व है, रासायनिक तत्व है, उसकी उस मात्रा है जो है दूसरे जो पर्यावरणीय कारक है उसकी मात्रा को प्रभावित कर सकती है, उसको सीमाकारी कारक बना सकती है। जैसे हम यहाँ पर बात करें, प्लांट्स सूर्य के प्रकाश में वृद्धि करेगा तो जिंक की कम आवश्यकता होती है। प्लांट्स जो है अगर उसको सनलाइट पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होगी तो वहाँ पर उसको जिंक की ज्यादा मात्रा में जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम मात्रा में काम से रहेगा। इसी तरह से अगर बात करें कि जो मोलस्कन जंतु हैं उनका जो कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम है, कैल्शियम तो है, लेकिन उसी वातावरण में जिसमें वो मोलस्कन रह रहा है वहां पर कैल्शियम के स्थान पर अगर स्टोनशियम की मात्रा बढ़ गई तो वो जो है सेल स्टोनशियम से बनना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मोलस्कन जंतुओं में सेल जो है कैल्शियम का बना होता है, लेकिन स्टोनशियम का अधिक होने पर कैल्शियम के स्थान पर स्टोनशियम का उपयोग किया जाता है। यानी एनिमल जो है स्टोनशियम का उपयोग किया करने लगेगा। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जीव की वृद्धि का नियंत्रण अधिक मात्रा में उपलब्ध या अधिक मात्रा में उपस्थित कारक के अलावा कम मात्रा में उपस्थित कारक के द्वारा भी होता है। यानी किसी भी जीव की वृद्धि और उसके विकास का नियंत्रण जो है, जो एलिमेंट्स या जो पर्यावरणीय कारक है, जो अजैविक कारक है, उनकी अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति है, उसके अलावा अगर कम मात्रा में हो उसके द्वारा भी जो है नियंत्रण होता है। यानी जीव की वृद्धि का नियंत्रण अधिक मात्रा में उपस्थित कारक के अलावा कम मात्रा में उपस्थित कारक के द्वारा भी होता है। और दूसरा है जीवों की वृद्धि रासायनिक कारकों के अलावा अन्य कारकों द्वारा भी प्रभावित होती है। क्योंकि जैसा लिपिक ने बताया कि प्लांट्स जो है उसकी ग्रोथ के लिए जो रासायनिक मात्रा में रासायनिक जो तत्व है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और उसमें तो कम मात्रा में जो तत्व जिनकी आवश्यकता होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उन तत्वों को भी हम उपेक्षित नहीं कर सकते। उनकी उपस्थिति आवश्यक है, उसके बिना ग्रोथ रुक जाएगी, भले ही जो मैक्रो एलिमेंट्स है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। तो यहाँ पर ये कि जो वातावरणीय तत्व हैं वो भले ही हो, लेकिन उसके अलावा जो अन्य पर्यावरणीय कारक हैं वो भी लिमिटिंग फैक्टर काम कर सकते हैं। यानी जीव की वृद्धि रासायनिक कारकों के अलावा अन्य कारकों द्वारा भी प्रभावित। अन्य कारक जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, सोइल है, ह्यूमिडिटी, ये जो है जल है, ये सब जो है प्रभावित करते हैं जीवों की वृद्धि और विकास को। सजीवों पर सीमाकारी कारकों के प्रभाव, तीसरा जो बिंदु है, सजीवों पर सीमाकारी कारकों के प्रभाव से यानी
सजीवों पर सीमाकारी तत्वों का प्रभाव दो या दो से अधिक कारकों के अंतःक्रिया के कारण होता है। तो सीमाकारी कारकों का जो प्रभाव है वो दो एलिमेंट्स या दो फैक्टर्स या दो से अधिक जो फैक्टर हैं उनकी जो इंटरेक्शंस होती है, उनकी जो अंतःक्रिया होती है उसके कारण होता है। तो आज हमने चर्चा की थी सीमाकारी कारकों की अवधारणा। सीमाकारी कारक क्या होते हैं? पर्यावरणीय अजैविक कारक। ये जो है इनकी जो न्यूनतम आवश्यक मात्रा होती है या अधिकतम जो आवश्यक मात्रा होती है उससे कम, न्यूनतम से कम और अधिकतम से अधिक होने पर ये सीमाकारी कारक का कार्य करने लगते हैं। तो ये पर्यावरणीय कारक जो है, जो रासायनिक तत्व है वही नहीं, जो अन्य पर्यावरणीय कारक हैं, अजैविक कारक हैं, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, वे भी सीमाकारी कारक का कार्य करते हैं। यहाँ पर आज हमने लिविंग का जो न्यूनता का नियम है उसके बारे में सामान्य जानकारी ली। अगले अपने वीडियो में तो शेनफोर्ड का सहिष्णुता का नियम उसके करेंगे।